नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। आज यह जानने का दिन है कि दुनिया में कितने लोग हैं, अलग अलग देशों की आबादी कितनी है, कहां लोगों की तादाद बेतहाशा बढ़ रही है और किस जगह बच्चे पैदा करने के लिए सरकार प्रोत्साहन दे रही है। आज 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या वाला देश हो चुका है हिंदुस्तान, और हमारी बढ़ने की रफ्तार है 1%। वैसे तो ये रेट ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान के लिए तबाही है। 140 करोड़ का हिंदुस्तान 1% की रफ्तार से बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि हर साल 1 करोड़ 40 लाख लोग पैदा हो जाते हैं, यानी आधे से ज्यादा ऑस्ट्रेलिया साल भर में हिंदुस्तान पैदा कर देता है। और 10 साल में हमारी आबादी 14 करोड़ बढ़ जाती है, जो जापान की 13 करोड़ की आबादी से ज्यादा है। मौजूदा रफ्तार कहती है कि 2027 में भारत चीन को जनसंख्या में पीछे छोड़ देगा और आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा देश हो जाएगा। तब हमारी आबादी होगी करीब 149 करोड़। आज चीन 144 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है और हम 140 करोड़, लेकिन हमारी रफ्तार 1% की है और चीन की 0.5% यानी आधा फीसदी की। चीन जब तक 4 करोड़ की जनसंख्या जोड़ेगा, तब तक हिंदुस्तान की आबादी 8 करोड़ बढ़ जाएगी। यही वजह है कि 2 साल पहले लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी कह रहे थे कि देश में बढ़ती जनसंख्या चिंता का विषय है और इसे नियंत्रित करने के लिए लोगों को जागरूक करना जरूरी है। हमारे घर में किसी भी शिशु को आने से पहले हम सोचें कि जो शिशु मेरे घर में आएगा, क्या उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मैंने अपने आप को तैयार कर लिया है? क्या मैं उसको समाज के भरोसे ही छोड़ दूंगा? मैं उसको उसके नसीब पे छोड़ दूंगा? कोई मां बाप ऐसा नहीं हो सकता है कि जो अपने बच्चों को इस प्रकार की जिंदगी जीने के लिए मजबूर होने वाले फिर भी बच्चों को जन्म देता रहता है। और इसलिए एक सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है। जिन लोगों ने ये बहुत बड़ी भूमिका अदा की है, उनके सम्मान की आवश्यकता है और उन्हीं के प्रयासों के उदाहरण लेकर के समाज के बाकी वर्ग जो अभी भी इससे बाहर है, उनको जोड़ करके जनसंख्या विस्फोट इसकी हमें चिंता करनी ही होगी। सरकारों ने भी भिन्न भिन्न योजनाओं के तहत आगे आना होगा। प्रधानमंत्री की चिंता इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। पैरों में जंजीर और हाथों में हथकड़ी की तरह है। इसने देश को लाचार और मजबूर कर रखा है। दुनिया भर में जितनी जमीन है, उसका 2.4% ही हिंदुस्तान के पास है। पानी के जितने स्रोत हैं और जितना पानी है, उसका महज 4% भारत के पास है। और आबादी 17.5%। दुनिया का हर छठा आदमी हिंदुस्तान का है। कहां खड़े हैं हम समझते क्यों नहीं? आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार और असम में हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाने की तैयारी में है। केंद्र सरकार पर लगातार इस बात का दबाव है कि समूचे देश में कानून लाया जाना चाहिए, लेकिन कुर्मगजी बदमगजी का आलम यह है कि इसके विरोध में भी लोग खड़ा हो जाते हैं। मजहब का, कौम का, हिंदुस्तान पर राज करने का, अपने अपने वजूद का खतरा का हवाला देकर के आबादी बढ़ाने का खुलकर नारा बुलंद करते हैं और इस पर लगाम लगाने वाले कानून का मखौल उड़ाते हैं। अपने ही भविष्य को चौपट करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए जिंदगी से पहले मौत लिखने वाले लोग हैं ये, जो इस तरह की बातें करते हैं। ये लोग दरअसल इस देश की तरक्की, उसके वजूद और उसके भविष्य तीनों के लिए खतरा है। आप बैठे रहिए, कुछ और आंकड़े देता हूं। देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसकी आबादी आज की तारीख में 23 करोड़ से ज्यादा मानी जाती है और यह ब्राजील जैसे दुनिया के 5वें सबसे बड़े देश की आबादी के बराबर की आबादी रखता है। जो दूसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है, वो दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़े देश मैक्सिको को टक्कर दे रहा है। क्षेत्रफल के लिहाज से मैक्सिको महाराष्ट्र 6 गुना भले बड़ा हो, लेकिन आबादी के मामले में महाराष्ट्र उसके बराबर है। तमिलनाडु की जनसंख्या फ्रांस की आबादी से ज्यादा है। पश्चिम बंगाल दक्षिण पूर्व एशिया के देश वियतनाम से आबादी के मामले में आगे निकल चुका है। मध्य प्रदेश की आबादी थाईलैंड जैसे देश से ज्यादा है। आंकड़े बगल में चल रहे हैं, देखते रहिएगा, गौर करते रहिए। और गुजरात जनसंख्या के लिहाज से दक्षिण अफ्रीका को मात दे चुका है।
भारत के छोटे छोटे राज्य झारखंड, उत्तराखंड, केरल जैसे कनाडा, ऑस्ट्रिया और उज्बेकिस्तान जैसे देशों को पीछे छोड़ रहे हैं। अगर आप देखें तो हिंदुस्तान के भीतर कई बड़े देश रहते हैं। उनके इलाके भले बड़े हों, प्राकृतिक संसाधन उनके पास बहुत ज्यादा हो, समृद्धि हो, साक्षरता हो, लेकिन आबादी में हमसे वो छोटे हो गए। ये महज चिंता या सवाल नहीं है, ये एक देश की तबाही होने के दबे पांव लगातार नजदीक आते जाने के संकेत हैं। तबाही किस तरह से आएगी, अब मैं आपको उसके विस्तार में लेकर चल रहा हूं। सबसे बड़ा सवाल होता है भूख का। जिस देश में इंसान के लिए भूख ही सबसे बड़ा भय हो और वह आबादी इस तरह से बढ़ रही हो, तो आने वाले वक्त में हालात कैसे होंगे ये आप सोच सकते हैं। पिछले अक्टूबर की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्कोर 27.2 है और यह स्थिति गंभीर मानी जाती है। दुनिया के 107 देशों में वह सर्वे जो किया गया उसमें भारत 94वें स्थान पर बना हुआ है और इसी पायदान पर अफ्रीका का एक देश है जिसको दुनिया भूखे लोगों और बदहाल लोगों का देश कहती है और वह है सूडान। यानी कि सूडान और हिंदुस्तान हंगर इंडेक्स पर बराबर हैं। उसी हंगर इंडेक्स में चीन दुनिया के सबसे संपन्न 17 देशों की जमात में खड़ा है, क्योंकि भारत से क्षेत्रफल में 3 गुना बड़ा होने के बावजूद उसने सख्ती से जनसंख्या पर नियंत्रण किया। जब हम आजाद हुए तब खाद्यान्न का उत्पादन 5 करोड़ टन था। 2020-21 का आंकड़ा कहता है कि देश ने 30 करोड़ टन अनाज पैदा किया, यानी कि 6 गुना ज्यादा। खेती का उत्पादन बढ़ा, लेकिन आबादी भी 4 गुना से ज्यादा बढ़ी और बढ़ती जा रही है। आपको लगातार अनाज की पैदावार बढ़ानी होगी, जबकि जोत छोटी होती जा रही है। उस देश के बारे में आपकी राय क्या होगी जहां 5 साल से कम उम्र के 35% बच्चे कुपोषित हैं और 15 से 49 साल के बीच की आधी महिलाएं खून की कमी का शिकार हैं, यानी कि एनीमिक हैं। हर तीसरा बच्चा कुपोषित है हमारे देश में। अगर समूची दुनिया के कुपोषित बच्चों के लिहाज से आप देखें तो हर 5वां बच्चा दुनिया का जो कुपोषित है वो भारत का है। दुनिया में 24,000 लोग रोजाना भूख से मरते हैं, या यूं कह लीजिए कि लगातार खाना नहीं मिलने या रुक रुक कर खाने के चलते कमजोर हो जाने के कारण मरते हैं। ऐसे रोजाना मरने वाले लोगों में 1/3 यानी कि 8,000 लोग भारत के होते हैं। क्या आप ये नहीं मानते हैं कि मौतों के कारण सिर्फ और सिर्फ भयावह आबादी है? अनाज के बाद अब पानी की बात करते हैं। हमने पहले कहा कि जिस देश की दुनिया की आबादी में हिस्सेदारी 17.5% है, उसके पास पानी 4% ही है। 2018 में नीति आयोग ने एक स्टडी की जिसमें 122 देशों की जल संकट की सूची में भारत 120वें पायदान पर खड़ा था। 122 देशों की लिस्ट में 120वें पायदान पर भारत है जल संकट के लिहाज से, और पिछले 3 साल में स्थिति और विकट होती चली गई। आज शहरों में के गरीब इलाकों में रहने वाली 10 करोड़ की आबादी को पीने का साफ पानी मैसर नहीं है और गांव में 70% लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। यानी कि 60 करोड़ से ज्यादा लोग गंदा पानी पी रहे हैं। 33 करोड़ लोग तो ऐसे इलाकों में रहते हैं जो सूखाग्रस्त है। जमीन के नीचे का पानी खत्म होता जा रहा है, जिसको आप भूजल कहते हैं, वो लगातार नीचे जा रहा है। आने वाले कुछ सालों में दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे 21 शहर, उनके अंदर का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो 0 हो जाएगा। 2030 तक आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, पानी की मांग अभी जो सप्लाई हो रही है उससे 2 गुना ज्यादा हो जाएगी। नतीजा ये होगा कि करोड़ों लोग बूंद बूंद को तरसते दिखेंगे। आपको 2-3 शहरों की तस्वीरें दिखाते हैं, बस इसलिए कि आपको अंदाजा हो कि खतरा कितना बड़ा है और आने वाले दिन कितने खतरनाक होंगे। अब ये तस्वीर देखिए। पानी के लिए लोगों की ये लाइन कहीं और नहीं बल्कि राजधानी दिल्ली के एक इलाके में लगी है। यहां लोगों को पीने का पानी तक सही से मैसर नहीं है। सरकारी टैंकर के जरिए सैकड़ों परिवारों के घर तक पानी पहुंचता है। अगर वक्त पर टैंकर आ जाए तो स्वच्छ पानी, नहीं तो सरकारी पंप के जरिए वही पानी जिसकी आए दिन शिकायतें आपको सुनने को मिलती रहती है। मध्य प्रदेश का हाल भी स्वच्छ पानी के मामले में काफी खस्ता है। ये तस्वीर पन्ना जिले की है, जहां पानी नहीं होने की चिंता किसानों के चेहरे पर आप साफ देख सकते हैं। पन्ना में बारिश नहीं हुई, नदी, तालाब, बांध, नाले सब सूखे पड़े हैं। गांव के इलाके में पीने के पानी की दिक्कत है। व्यवस्था लगातार खराब होती जा रही है और सरकार की ओर से लागू नल जल योजना केवल कागजों पर ही दिख रही है। एक हैंडपंप है तो उसमें 4 बजे से भी लाइन लगती है और 11-12 बजे तक मिलता है। जाके अब 2-3 किलोमीटर देखो शादी हो रही है वहाँ।
पानी बहुत है, परेशान है। पानी की बहुत समस्या है इस समय, हैंडपंप वगैरह सूखा पड़ा हुआ है और पानी की बहुत दिक्कत हो रही है, बारिश नहीं हो रही, तालाब में भी पानी नहीं है अपने यहाँ। राजस्थान के हालात से तो हर कोई वाकिफ है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये भीलवाड़ा जिले के बदनौर की है। गांव में पानी नाम मात्र का है और जो बचा खुचा है तो उसमें फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है। गांव की महिलाएं 3 किलोमीटर दूर खेतों में बिना मुंडेर 70 फीट गहरे कुएं में पानी भरकर लाती हैं। खतरा जान का भी है कि ऐसे कुएं में पानी निकालते वक्त जरा सी लापरवाही हो जाए तो जान जा सकती है। यहाँ हमारे पानी की पीने की बहुत समस्या है। 1.5 3 किलोमीटर तक पानी पीने का लिए नहीं है, खारा पानी है। इन तस्वीरों को देखना भी बेहद जरूरी है क्योंकि तस्वीर गुजरात की है, वही गुजरात जिसके विकास मॉडल को बीजेपी दुनिया के सामने पेश करती है। आलम यह है कि लोग दूर दराज के इलाकों से पानी लेकर बैलगाड़ी के जरिए अपने घरों को जाते हैं। बच्चे जान का जोखिम उठाकर बिना मुंडेर वाले कुएं से पानी निकालते हैं और वो भी पानी जो बेहद गंदा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, फ्लोराइड से भरा हुआ पानी है। इसके पीने से हजारों तरह की बीमारियां पैदा होती हैं, लेकिन क्या करें, यही मजबूरी है, यही पानी पीना है, यही लाचारी है। ये सब देखने के बाद भी अगर कोई बेहिसाब बच्चा पैदा करने की बात करता है तो आपको ये सोचना चाहिए कि वो कह क्या रहा है। अभी असम और उत्तर प्रदेश की सरकारें जनसंख्या नियंत्रण की नीति पर काम कर रही हैं। आप ये बताइए कि अगर इस जनसंख्या नियंत्रण की नीति का फायदा हर आदमी को होता है तो फिर यहाँ कहां से जाति आती है, कहां से मजहब आता है, कहां से पंथ आता है, कहां से संप्रदाय आता है। उत्तर प्रदेश सरकार का जो मसौदा है जिस पर सलाह ली जा रही है, जो तस्वीर है वो मैं आपके सामने रखता हूं। अगर आप एक बच्चा पैदा करते हैं तो बच्चे की मुफ्त हेल्थ केयर, एडमिशन में और सरकारी नौकरी में प्राथमिकता, ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा और बेटी है तो हायर एजुकेशन में स्कॉलरशिप। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और आपका एक ही बच्चा है तो पूरी सर्विस के दौरान 2 इंक्रीमेंट, बच्चे के 20 साल की उम्र तक हेल्थ कवरेज, बीमा, इंश्योरेंस, एजुकेशन और सरकारी नौकरी में प्राथमिकता, बेटी है तो हायर स्टडी में स्कॉलरशिप। अगर आप आम आदमी हैं और 2 बच्चा पैदा करते हैं तो घर बनाने में रियायत, सॉफ्ट लोन, 12 महीने की मैटरनिटी पैटर्निटी लीव, पति पत्नी का फ्री इलाज। और अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और 2 बच्चे पैदा करते हैं, 2 बच्चे हैं तो सर्विस में 2 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट, पेंशन में 3% का इजाफा, घर के लिए प्लॉट खरीदने और लोन लेने में काफी रियायत, बिजली, पानी और हाउस टैक्स पर छूट। इस तरह की कई सुविधाएं, सहूलियतें आपको मिलेंगी अगर बच्चा आप 2 या 1 पैदा करते हैं तो। लेकिन अगर आप 2 बच्चों की नीति का पालन नहीं करते हैं तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, न ही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का फायदा मिलेगा और न ही स्थानीय निकाय चुनाव आप लड़ पाएंगे। इसके अलावा भी कई और तरह के दंड का प्रावधान है। अब आप बताइए कि इस कानून से किस जाति, धर्म, संप्रदाय का नुकसान हो रहा है। इस तरह का कानून तो केंद्र की सरकार को भी बनाना चाहिए। पूरे देश पर जनसंख्या नियंत्रण का कानून लागू किया जाना चाहिए। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आज उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति 2021 से 30 यह जारी हो रही है। इसको जारी करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि काफी तथ्यों के साथ समाज के विभिन्न तबकों को ध्यान में रख करके इस जनसंख्या नीति को लागू करने का कार्य आज प्रदेश सरकार कर रही है। क्या फायदा होता है इससे, ये जरा समझिए। चीन ने 1979 में 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू की और 37 साल तक ये नीति चलती रही। 2016 में 2 चाइल्ड पॉलिसी को लाया गया क्योंकि तब तक जनसंख्या पर कंट्रोल हो चुका था और देश की आर्थिक स्थिति काफी बेहतर हो चुकी थी। अब तो चीन ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को भी लागू कर दिया है, यानी कि अब 3 बच्चे पैदा कर सकते हैं। इस कंट्रोल से क्या हुआ? चीन ने जब आर्थिक सुधार शुरू किए और सिंगल चाइल्ड पॉलिसी लागू किया, भारत में आर्थिक सुधारों का सिलसिला चीन से 12 साल बाद 1991 में शुरू हुआ। तब तक चीनियों ने, या वहां प्रति व्यक्ति आय जो थी वो $331 हो चुकी थी और प्रति व्यक्ति आय भारत में $309 थी, यानी कि लगभग बराबर आ गया था चीन। इसके बाद चीन की इकॉनमी 39 गुना बढ़ी और भारत की महज 9 गुना। आज ग्लोबल ट्रेड
यानी कि दुनिया के तमाम देशों के बीच जो आपस में व्यापार होता है उसमें चीन का हिस्सा 18% से ज्यादा है, जबकि भारत का सिर्फ 2.6% है। नतीजा यह है कि जो चीन 1979 में भारत से कमजोर माली हालत में था, वह आज हमारे मुकाबले 5 गुना ज्यादा बड़ी इकॉनमी है। हिंदुस्तान की जीडीपी $2.88 ट्रिलियन है, यानी करीब 215 लाख करोड़ रुपए, और चीन की जीडीपी $14.34 ट्रिलियन है, यानी कि 1072 लाख करोड़ रुपए। बेहतर आर्थिक स्थिति में आने का असर क्या हुआ उसको भी अब समझते हैं। चीन शिक्षा, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे बुनियादी मामलों पर खर्च बढ़ाता चला गया। 2019-20 का आंकड़ा कहता है कि शिक्षा पर अमेरिका भारत से 4 गुना ज्यादा खर्च करता है, लेकिन चीन अमेरिका से भी 7 गुना ज्यादा खर्च करता है। 2019-20 में हमारे देश का शिक्षा बजट 94,854 करोड़ रुपए का था और अमेरिका का $64 अरब यानी कि 4,56,000 करोड़ रुपए, जबकि उसी साल चीन ने शिक्षा पर 29,58,000 करोड़ रुपए खर्च किए। ऐसे ही हेल्थ सेक्टर में चीन भारत से कहीं ज्यादा खर्च करता है। 2019 में सरकार ने स्वास्थ्य के लिए 64,999 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। अगर आबादी के लिहाज से आप देखेंगे तो एक आदमी पर सालाना 500 रुपए भी कम बैठता है खर्च के लिहाज से, जबकि चीन ने उसी साल अक्टूबर तक यानी कि 10 महीने में ही स्वास्थ्य पर 1,46,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। ऐसे ही रक्षा पर खर्च का मामला है। अगर अपने देश को महफूज रखना है तो रक्षा के मामले में आपको ताकतवर होना है, अपनी फौज को मजबूत करना है। दुनिया में अमेरिका रक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च करता है। 2019-20 का आंकड़ा उठाते हैं, अमेरिका ने डिफेंस खर्च के लिए $718 अरब यानी कि 51,21,000 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि चीन का रक्षा बजट $177.6 अरब यानी कि 12,61,000 करोड़ रुपए था। अब भारत पर आइए। 2019-20 में भारत ने रक्षा के लिए 3,05,296 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। अगर अमेरिका और चीन का रक्षा बजट रखा जाए तो आप तुलना करें भारत के मुकाबले, तो अमेरिका रक्षा पर 17 गुना ज्यादा और चीन 4 गुना ज्यादा खर्च करता है हिंदुस्तान के मुकाबले। अमेरिका की आबादी भारत की 1/4 है और हम इस लिहाज से चीन के बराबर पहुंच रहे हैं, यानी कि आबादी के लिहाज से। यह बात एक नासमझ को भी समझ में आ सकती है कि आबादी पर जैसे ही लगाम लगाएंगे, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा, अपराध, भ्रष्टाचार, बिजली पानी का संकट, इस तरह की समस्याएं खत्म होती चली जाएंगी। मामला इतना ही नहीं है। लोग बढ़ते हैं तो उनको बसाने के लिए जंगल काटे जाते हैं, पहाड़ तोड़े जाते हैं, तालाब, झील, कुएं, नदियों का हिस्सा भरा जाता है, बेतरतीब बसाहट होती है, गाड़ियों की संख्या बढ़ाई जाती है लोगों के आने जाने के लिए, देश पर बोझ डालकर पेट्रोल डीजल का आयात बढ़ाया जाता है। नतीजा होता है प्रदूषण, पर्यावरण पर खतरा, प्राकृतिक आपदाएं, मौसम में खतरनाक बदलाव और खेती गृहस्थी तक के लिए भयानक मुसीबत। सारी समस्या की जड़ है आबादी। इसलिए इस देश के हर नागरिक का फर्ज है कि वो जनसंख्या नियंत्रण के लिए संकल्प ले, क्योंकि इससे बड़ी देशभक्ति और बड़ा राष्ट्रवाद कुछ हो ही नहीं सकता है। दुनिया में सबसे ज्यादा पर्यावरण और जलवायु से जुड़े खतरों का सामना कर रहे 100 शहरों में से 43 अकेले भारत में हैं। इन आंकड़ों पर गौर कीजिएगा आप। यह बात वेरिस्ट मैपलॉफ्ट की तरफ से जारी एक नई रिपोर्ट में एनवायरमेंटल रिस्क आउटलुक 2021 के जरिए सामने आई है। यहां एक बात जरूर कहूंगा, कुछ लोग कहते हैं कि बच्चों के आने पर रोक इस्लाम के बुनियादी उसूल के खिलाफ है, तो फिर सवाल उठता है कि क्या वे देश जो इस्लामी मुल्क हैं उन्होंने आबादी पर रोक क्यों लगाई? वे तो कुरान और हदीस से चलने वाले देश हैं। आपको बता दें कि टर्की, अल्जीरिया, मिस्र, बांग्लादेश, ईरान और सऊदी अरब जैसे देशों ने अपने यहाँ जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कर आबादी को काबू में करने में कामयाबी हासिल की है। बढ़ती हुई आबादी जिंदगी का गला घोंटती है, यह बात भी समझिए। जो लोग जिंदा हैं और उनको जितना जीना चाहिए जी नहीं पाते, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के कारण बढ़ता प्रदूषण मौत को और पहले ला देता है। शिकागो विश्वविद्यालय ने साल भर पहले एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स रिपोर्ट जारी की। इसमें कहा गया कि WHO के वायु गुणवत्ता मानकों पर भारत में एक आदमी की औसत उम्र 5.2 वर्ष और भारतीय मानकों के आधार पर 2.3 साल घट रही है। यही रिपोर्ट दिल्ली के लिए बड़े खतरे का ऐलान करती है। उसके मुताबिक भारत की 1/4 आबादी ऐसे प्रदूषण में जी रही है जैसा दुनिया में और कहीं नहीं पाया जाता। इसमें ज्यादातर उत्तर भारतीय आबादी है।
WHO के मानकों पर खरा नहीं उतरने के कारण दिल्ली वालों की जीवन प्रत्याशा, जिसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं, 9.4 वर्ष और भारतीय मानकों के अनुसार 6.5 वर्ष कम हो रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में जहां लोगों की आयु 8 साल घटने की आशंका है, वहीं राजधानी लखनऊ में यह 10.3 साल आंकी गई है। यानी कि अगर आपकी जिंदगी 70 साल की है तो लखनऊ में रह रहे हैं तो आप 60 साल ही जी पाएंगे। यह सब क्यों हो रहा है? बेलगाम आबादी के कारण। रोकना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि देश ने तरक्की नहीं की। जब हम आजाद हुए तो कुल GDP 2.7 लाख करोड़ थी। कितना? 2.7 लाख करोड़। और आज वो बढ़कर कितनी हो गई है? 215 लाख करोड़। आजादी से पहले, आजादी के समय प्रति व्यक्ति आमदनी सालाना 274 रुपये हुआ करती थी। आज की तारीख में कितनी है? 1,35,000 रुपये प्रति व्यक्ति। खाद्यान्न उत्पादन जो आजादी के समय 5 करोड़ टन था, आज की तारीख में 30 करोड़ टन है, 6 गुना ज्यादा। प्रति व्यक्ति औसत उम्र 37 साल तब थी और आज 69 साल। हालात बदले हैं, बने हैं, बेहतर हुए हैं। लेकिन यह भी सच है कि पिछले 74 साल में 34 करोड़ की आबादी 140 करोड़ पहुंच गई है। प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का जो घनत्व था 114, वो 410 हो गया है। और जो पेट्रोल आज जिसका जिक्र आप करते हैं कि 100 पार कर गया, जिस पर हाहाकार मचा हुआ है, वो आजादी के समय 27 पैसे लीटर मिला करता था। सवाल वही है, जो इतना कुछ होने के बाद भी कुछ होता हुआ ऐसा नहीं दिख रहा है। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, काबू से बाहर होते जा रहे हैं, समस्याएं लगातार आपके ऊपर आती जा रही हैं, संकट सामने दिख रहा है। वो सिर्फ एक ही कारण से है, आबादी। वैसे ऐसा नहीं है कि इस आबादी को रोकने के लिए सरकार ने सोचा नहीं। हिंदुस्तान दुनिया का पहला देश है जिसने फैमिली प्लानिंग पर सोचा। 1952 में परिवार नियोजन अभियान अपनाने का, चलाने का फैसला किया गया। 1960 में जनसंख्या नीति बनाने का सुझाव आया और 1976 में देश की पहली जनसंख्या नीति का ऐलान हुआ। 1978 में जब जनता पार्टी की सरकार आई तो संशोधित जनसंख्या नीति का भी ऐलान किया गया। उसके सालों बाद साल 2000 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया। तभी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा हुई और जनसंख्या पर थोड़ा बहुत कंट्रोल होना शुरू हुआ। यानी कि 50 के दशक में सरकार ने जो सोचा, फैमिली प्लानिंग को लेकर के आगे बढ़ी, वो 2000 तक जाकर के लागू हुई, एक नीति के तहत आई। लेकिन नियंत्रण के लिए कोई कानून नहीं बना। इसमें हमारे यहाँ की जो सियासत है उसकी बड़ी भूमिका है कि अगर हम जनसंख्या नियंत्रण का कानून लेकर के आते हैं तो पता नहीं कौन सी कौम, कौन सी जाति, कौन सा मजहब या कौन सा धड़ा नाराज हो जाएगा। इस नाराजगी और वोट ना पाने के डर के चलते आप देश के हक में, उसके हित में फैसला नहीं कर पाते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप देश के बारे में अच्छा सोचने, अच्छा करने का दावा कैसे करते हैं? इसलिए बहुत जरूरी है कि हिंदुस्तान में आज की तारीख में एक ऐसी नीति लाई जाए जो जनसंख्या को, आबादी को नियंत्रित करे। इस साल कोरोना के चलते जो कोहराम मचा, ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए, इलाज के लिए, आईसीयू के लिए बड़े बड़े रसूख वाले लोग जिस तरह से रिरियाते छटपटाते रहे, उसका एक बड़ा कारण यही आबादी है। लाचार स्वास्थ्य व्यवस्था, बदइंतजामी और भ्रष्टाचार ने तो इलाज उपचार के तंत्र को खोखला किया ही है, मगर एक चीज की 4 लोगों को जरूरत वाली स्थिति जो है उसने इस माहौल को खराब किया है, क्योंकि लोग ज्यादा हैं, चीजें कम हैं। दुनिया में कोरोना से 40 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 195 देशों को संयुक्त राष्ट्र मान्यता देता है। लेकिन जो 40 लाख लोग कोरोना से मरे, उनमें से 4 लाख लोग हिंदुस्तान के थे। यही नहीं, कोई भी खतरनाक बीमारी, चाहे डेंगू हो या एंसेफेलाइटिस, किसी भी हिस्से में शिकंजा कस दे तो लोग ताबड़तोड़ मरने लगते हैं। वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था पस्त पड़ जाती है। लोग ज्यादा हैं और संसाधन कम। ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून आता है तो उसको राष्ट्र धर्म की तरह ही अपनाइए और आगे बढ़ाइए, चाहे वह यूपी की सरकार लाए या असम की या फिर हिंदुस्तान की। अरसत में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात अगले हफ्ते फिर होगी। कोई नया सवाल होगा, कोई नया मुद्दा होगा। तब तक के लिए नमस्कार।